दृश्यम 2015 में आई हिंदी लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर मूवी है। कहानी पांडुलम की है। पांडुलम पुलिस स्टेशन में सतीश नायर नाम के एक आदमी का ट्रांसफर होता है। सतीश पास के दुकान वाले से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछता है और फिर वहां चला जाता है। वहां पर वह विजय सारगावकर को देखता है। दूसरा हवलदार कहता है कि देखने में कितना मासूम लगता है, लेकिन कोई सोच नहीं सकता इसने ऐसा काम किया है। फिर विजय की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। विजय एक केबल ऑपरेटर का काम करता है। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह चौथी पास है। वह पास के ही दुकान में नाश्ता करने के लिए जाता है। वहीं पर दो बूढ़े बुढ़ी कपल बैठे रहते हैं। विजय दुकानदार से पूछता है कि क्या हुआ। दुकानदार बताता है कि इनके इकलौते बेटे को सब इंस्पेक्टर गायतोंडे ने अंदर कर दिया है। उसने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और सारी किस्त टाइम पर भरी, लेकिन आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया। फाइनेंस कंपनी गायतोंडे के चाचा की है और यह कोर्ट केस भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बेटे को फाइनेंस कंपनी ने नहीं गायतोंडे ने अंदर किया है और इनको धमकी दी है कि अगर इन्होंने किसी को बताया तो वह उनके बेटे को मार देंगे। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन उसने मूवीज़ में ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जाता है यह देखा था। विजय उस बूढ़े आदमी को हेबिस कॉर्पस केस के बारे में बताता है, जिसके तहत अगर किसी ने किसी को गैर कानूनी तरीके से अंदर रखा है तो उस पर केस किया जा सकता है। वो अपने साथी वकील का नंबर देता है और उससे बात करने के लिए कहता है। तभी वहाँ गायतोंडे आ जाता है। बूढ़े कपल पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। विजय रात में अपने ऑफिस में बैठकर मूवी देख रहा होता है। विजय सुबह में अपने घर आता है। विजय की वाइफ कहती है कि तुम्हारा अपने परिवार की तरफ कोई फर्ज है या नहीं। मैंने रात को तुम्हें फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो विजय कहता कि अच्छा बाबा बताओ क्या हुआ, क्या चाहिए। उसकी वाइफ कहती है कि हमें पणजी जाना है शॉपिंग करने के लिए। विजय मान जाता है। विजय अपने परिवार के साथ पणजी शॉपिंग करने के लिए जाता है। पणजी से आने के बाद विजय की पत्नी बच्चों को सेंट थॉमस स्कूल भेजने के लिए कहती है, मगर विजय कहता है कि जिनको पढ़ना होता है वह कहीं पढ़ लेते हैं और बात को मना कर देता है। विजय मार्टिन की दुकान पर जाता है। पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। मार्टिन कंस्ट्रक्शन मैनेजर राणे की दोस्ती विजय सारगावकर से कराता है। वह दोनों अंदर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ गायतोंडे आता है। गायतोंडे मार्टिन से कहता है कि उस दिन बुढ़ा बुढ़ी आए थे, तूने बताया नहीं और किसी ने उसे कानून की पट्टी पढ़ा दी। वह कहता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पुलिस स्टेशन का, वहाँ के सारे वर्कर यहीं पर खाना खाने के लिए आएंगे, तो उसकी कमीशन के रूप में मेरे आज तक का सारा उधार माफ़। विजय कहता है कि जब आसपास कोई और होटल ही नहीं है तो वर्कर यहीं पर आएंगे खाना खाने के लिए, तुम्हें कैसा कमीशन। गायतोंडे कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, उन्हें रोक भी सकता हूँ यहाँ खाना खाने से। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर आता है। विजय से कहता है कि और विजय क्या हाल है। विजय कहता है कि बस डील चल रही है। इंस्पेक्टर कहता है कि कैसी डील चल रही है। विजय कहता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर खाना कहाँ खाएंगे इस बात की डील। इंस्पेक्टर पूछता है कि और कमीशन कौन ले रहा है। विजय कहता है कि कुछ टेढ़े लोग हैं जो कभी नहीं सुधरते। गायतोंडे की विजय से बिल्कुल नहीं बनती। विजय अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा होता है कंपोस्ट बनाने के लिए। उसकी पत्नी पूछती है कि यह क्यों खोद रहे हो। वह कहता है कंपोस्ट बनाने के लिए, यह तो जानती ही होगी। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ जानती हूँ। तभी उसकी दोनों बेटियाँ वहाँ पर आती हैं। विजय कहता है कि अंजू इतना पैसा खर्च करके हमने तुम्हें ट्रिप पर भेजा था, बताया नहीं तुमने कैसा था। अंजू ने बताया कि बहुत मज़ा आया, हमने गाना गाया, कैंप लगाया और बहुत सारी मस्ती की। एक लड़का था जो सबकी वीडियो बना रहा था, सबकी फ़ोटो खींच रहा था। तो विजय पूछता है कि कहाँ का था। अंजू बताती है कि वह सेंट थॉमस स्कूल से था। विजय को भी अपना एक कंस्ट्रक्शन वर्क कराना था, तो वह राणे को अपनी जगह दिखाता है। राणे कहता है कि एक दिन का काम है, जैसे पुलिस स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा मैं इसे करा दूंगा। वह दोनों मार्टिन की दुकान पर जा रहे होते हैं। तभी गायतोंडे वहाँ पर आता है। वह राणे को धमकी देता है कि तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, मैं 2 मिनट में तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ। विजय कहता है कि तू गलत काम करेगा तो कंप्लेंट तो होगी ही। गायतोंडे कहता है कि विजय तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी दिन आएगा, और वहाँ से चला जाता है। अंजू मार्केट से सामान लेने के लिए जाती है। तभी उसे सेंट थॉमस स्कूल का वह लड़का सैम रास्ते में मिलता है। वह अंजू की नहाते हुए एक वीडियो बना लिया होता है और उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम रात 11 बजे तुम्हारे घर के पीछे मिलने नहीं आई तो मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब अंजू को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह घर चली जाती है। रात 11 बजे सैम अंजू के फार्म हाउस पर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर अंजू की मां नंदिनी भी रहती है।
सैम कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अंजू की मां नंदिनी कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन सैम वीडियो डिलीट नहीं करता। वह कहता है कि मुझे जो चाहिए वह दे दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। अंजू और नंदिनी फ़ोन छीनने लगते हैं। सैम फ़ोन को अपने हाथ में लिए होता है। अंजू एक लोहे के रॉड को उठाती है और उसे सैम के हाथ पर मारती है, मगर गलती से रॉड सैम के सर पर लग जाती है, जिससे सैम वहीं पर मर जाता है। अंजू और नंदिनी दोनों परेशान हो जाते हैं। वह सैम को अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ देते हैं। उनकी छोटी बेटी अनु भी यह सब देख रही होती है। सुबह को जब विजय ऑफिस से आता है तब अंजू और नंदिनी विजय को सब बताते हैं। अंजू को एक गाड़ी की चाबी मिलती है। अंजू बताती है कि सैम के पास एक पीले रंग की कार भी थी। फिर विजय अंजू और नंदिनी के साथ फार्म हाउस को चेक करने जाता है। वहाँ पर विजय को सैम का टूटा हुआ फ़ोन मिलता है। वह उसे ठिकाने लगा देता है और सिम को अपने पास रख लेता है। फिर वह सैम की कार को ढूंढने लगता है। उसे सैम की कार मिल जाती है। जब वह कार में बैठा होता है तभी गातुंडे उसे देख लेता है। अब विजय के दिमाग में गाड़ी को ठिकाने लगाने के जितने मूवी सीन्स थे वह सब याद आ रहे होते हैं। जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग का पोस्टर दिखाई देता है। इसके बारे में नंदिनी ने पहले ही बताया था। फिर विजय एक दुकान से एक सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदता है। उस फ़ोन में सैम का सिम लगाकर उस फ़ोन को ऑल इंडिया परमिट एक ट्रक के ऊपर फेंक देता है और फिर वहाँ से सैम की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह गाड़ी को एक बड़ी सी तालाब में डाल देता है। फिर शाम को विजय अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर उसका नौकर होजे कहता है कि विजय सर आप, मुझे लगा आज आप छुट्टी पर हैं। विजय कहता है कि नहीं, बताओ आज क्या हुआ। होजे कहता है कि थोड़ा कलेक्शन आज हुआ है। क्या हुआ, आप कुछ ऑफ लग रहे हैं। लेकिन विजय तुरंत ही नॉर्मल होकर बिहेव करता है। वह घर जाता है। वह घर पर सबको नॉर्मल रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर हम डरे हुए रहेंगे तो लोगों को शक होगा। हमको ऐसे रहना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंदिनी बताती है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। विजय कहता है कि हम कल 2 दिन के लिए स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जा रहे हैं। नंदिनी कहती है कि वह तो खत्म हो चुका है। फिर सैम के माता पिता को दिखाया जाता है। सैम की माँ मीरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है और पिता महेश बिजनेसमैन। महेश सैम का फ़ोन ट्राई कर रहा होता है मगर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वह मीरा से कहता है और ऑफिस चला जाता है। फिर मीरा फ़ोन ट्राई करती है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है और विजय अपनी पूरी फैमिली के साथ पणजी के लिए बस से निकलता है। बस कंडक्टर विजय का दोस्त होता है। विजय उसका हाल चाल पूछता है और बताता है कि हम सब पणजी स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जा रहे हैं और 4 टिकट मांगता है। लेकिन बस कंडक्टर विजय से पैसे नहीं लेता। विजय पणजी जाकर वापस आ जाता है। वह अंजू और नंदिनी से कहता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय हमारे डर के। हमें अपने डर पर काबू करना होगा, ऐसे रहना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर अभी मीरा को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सैम के साथ क्या हुआ, वह कहाँ है। उसका फ़ोन ट्रेस करने पर वह बेंगलुरु में दिखाता है तो उसे लगता है कि वह अपने दोस्त के यहाँ गया होगा। लेकिन फ़ोन बीच में कांचीपुरम में क्यों स्विच ऑफ हुआ। कुछ लड़के उसी तालाब में नहा रहे होते हैं जहाँ पर विजय ने कार को डंप किया होता है। अब पुलिस को कार मिल जाती है। मीरा कहती है कि यह खबर मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि सैम का फ़ोन 2 अक्टूबर को रात 10:30 बजे पोंडुला में आउट ऑफ कवरेज हो गया और उसके बाद अगले दिन 9:30 पर पणजी में स्विच ऑन हुआ और उसके बाद वह फ़ोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में स्विच ऑफ हो गया। अभी तक की जानकारी के हिसाब से हमें अपनी तहकीकात गोवा तक सीमित रखनी चाहिए। दूसरा इंस्पेक्टर बताता है कि आपने जो अकाउंट डिटेल्स दिया था उसमें से 20,000 निकाले गए थे और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। और एक बात, जो फ़ोन 2 अक्टूबर को स्विच ऑफ हुआ और 3 अक्टूबर को स्विच ऑन हुआ, वह दोनों फ़ोन अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि सैम ने फ़ोन लेने के लिए पैसे निकाले होंगे। मीरा कहती है कि सैम ने सबसे अंतिम बार जिससे बात की है उसकी कॉल डिटेल्स निकालो। अब इंस्पेक्टर सावंत सर कार की फ़ोटो सारे पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं और इस केस के बारे में बताते हैं। गातुंडे कार देखते ही उसको शक हो जाता है कि यह वही कार है जो उस दिन विजय लेकर जा रहा था। वह उसे कंफर्म करने के लिए मार्टिन की दुकान पर जाता है। विजय मार्टिन के होटल में बैठा होता है, तभी वहाँ गातुंडे आता है। वह मार्टिन से कहता है कि एक बहुत बड़ा केस हाथ में लगा है। एक पीले कलर की हुंडई कार एक तालाब से बरामद हुई है। इस पर विजय रिएक्ट कर देता है।
गायतोंडे समझ जाता है। फिर वह सावंत सर से इसके बारे में बताता है, लेकिन सावंत सर कहता है कि तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी में विजय को घसीट रहे हो। गायतोंडे कहता है कि मुझे पक्का यकीन है उस दिन विजय वही हुंडई कार चला रहा था और जब मैंने कार के बारे में बात की तो वह चौंक गया। तभी विजय वहाँ से बाहर निकलता है। सावंत सर कहते हैं कि अगर विजय को डर होगा तो वह पीछे की तरफ देखेगा, मगर विजय सीधे निकल जाता है। सीनियर इंस्पेक्टर श्रीकांत प्रभु विजय सारगावकर और सैम के बीच का लिंक पूछते हैं। सावंत सर कहते हैं कि गायतोंडे और विजय की बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए वह विजय को इसमें ला रहा है या फिर इससे गलतफहमी होगी। तभी गायतोंडे आता है। वह कहता है कि आई एम 100% श्योर। विजय अपनी फैमिली को बताता है कि 2 तारीख शनिवार को हम लोग पणजी गए थे। देखो पुलिस तो आएगी, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। कोई तुमसे कुछ भी पूछे तुम्हें अपने बयान पर अड़े रहना है। पुलिस वाले तुम्हें डराएंगे मगर तुम्हें डरना नहीं है और वही बताना जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर तहकीकात में सामने आता है कि समीर देशमुख यानी सैम ने एक स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था जिसमें अंजू सारगावकर भी थी, विजय की बेटी। विजय की बेटी अंजू अडॉप्टेड है। विजय जब 21 साल का था तब अंजू को किसी ने कचरे में छोड़ दिया था। तब विजय ने उसे लीगली अडॉप्ट किया। विजय भी अनाथ है, वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इधर उधर काम करके बड़ा हुआ है। फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया। फिर पुलिस अंजू से मिलने जाती है। अंजू से पूछताछ करने पर अंजू बताती है कि हाँ मैं सैम को जानती हूँ, मैं उसे स्कूल ट्रिप पर मिली थी, लेकिन उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या सैम 2 अक्टूबर को तुमसे मिलने आया था? अंजू कहती है कि 2 तारीख को तो हम घर पर ही नहीं थे, हम स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग अटेंड करने के लिए गए थे। 2 तारीख को गए और 3 तारीख को आए। फिर पुलिस विजय के घर आती है, तभी विजय भी वहाँ आ जाता है। विजय और उसकी पत्नी नंदिनी दोनों से पूछताछ करती है। विजय पुलिस के सारे सवालों के सही तरीके से बिना डरे जवाब देता है। वह अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बस टिकट, खाने के बिल, सारी चीजें दिखाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने सारे टिकट्स को इतना संभाल के क्यों रखा है? विजय कहता है कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, महीने के अंत में देखते हैं कि कितना बेफजूल खर्चा हुआ और कितने सेविंग्स हुए। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। विजय अपनी फैमिली से कहता है कि वह इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वह फिर आएंगे। पुलिस मीटिंग में गायतोंडे कहता है कि मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा, मगर यह 100% श्योर है कि गाड़ी विजय ही चला रहा था। मीरा देशमुख कहती है कि अगर वह विजय ही था तो इसका मतलब उसने जो बिल्स और टिकट दिखाए वह नकली होंगे। वैसे इसका पता लगाना इतना कठिन नहीं है, तुम लोग सबको उठा लो। और बस अगले दिन विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा लेती है। उन्हें 4 अलग अलग कमरों में रखकर पूछताछ करती है। सबसे एक जैसे सवाल पूछे जाते हैं और सबके लगभग एक जैसे आंसर होते हैं। विजय ने पहले ही फैमिली को समझा दिया था कि अगर हम एक जैसे आंसर देंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए सभी लोग थोड़ा आगे पीछे करके आंसर देंगे। पुलिस वाले सबको घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय और उसका परिवार अपने बयान पर टिका रहता है। विजय की सबसे छोटी बेटी अनु से कहते हैं कि तुमने होटल में क्या खाया? अनु कहती है कि हमने पाव भाजी खाई। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारी बड़ी बहन अंजू ने तो फ्राइड राइस खाई थी, लेकिन अनु कहती है कि नहीं, वह भूल गई होगी, हमने पाव भाजी ही खाई। पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। अब पुलिस वालों को शक हो गया होता है कि कोई अपने बयानों पर इतना फर्म कैसे हो सकता है। स्पेशली अनु, इतनी छोटी बच्ची, अपने जवाबों पर अड़ी रही। मीरा देशमुख कहती है कि उन्हें जाते वक्त ऐसा लगना चाहिए जैसे हमने उन पर यकीन कर लिया है। और विजय को भी पता होता है कि वह लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विजय ने मीरा देशमुख को जो कहानी सुनाई थी, मीरा उस कहानी के सारे किरदारों को उठाती है। जैसे प्राइवेट बस का कंडक्टर, जहाँ पर वह रहने के लिए रुका था उस लॉज का मालिक, जहाँ पर उन्हें खाना खाया उसका मालिक, उसका नौकर होजे, मार्टिन। लेकिन सबने एक ही आंसर दिया कि विजय 2 तारीख को पणजी गया था सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आया। मीरा कहती है कि अगर विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था तो वह पॉन्डुलम में कैसे हो सकता है। फिर उन्हें लगता है कि गायतोंडे को गलतफहमी हुई थी। गायतोंडे कहता है कि मुझे गलतफहमी नहीं हुई, मैं 100% श्योर हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीमा स्वामी चिन्मयानंद से बात करती है। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन मेरे सत्संग में उपस्थित रहे होंगे, क्योंकि मैं कभी अपने प्रवचन को रिपीट नहीं करता। अब सीमा उस थिएटर वाले को बुलाती है जहाँ पर विजय ने मूवी देखी थी, वह भी वही बात बताता है। अब सीमा को समझ में नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। सीमा कहती है कि मैंने विजय को एक चौथी फेल गवार समझकर बहुत बड़ी गलती की, वह बहुत शातिर है। इंस्पेक्टर सावंत कहता है कि विजय चौथी फेल है,
लेकिन गुजराती, पंजाबी, मराठी सारी भाषाएं जानता है। कहता है कि मूवी देखकर सीखा है। मीरा उस कंडक्टर को बुलाती है जिसने उस दिन विजय को पणजी से घर पहुंचाया था। वह बताता है कि बीच में विजय एटीएम से पैसे निकालने के लिए उतरा था। मीरा कहती है कि चलो मान लिया कि उस दिन विजय एटीएम से पैसे निकालने के लिए उतरा तो विजय तुमको याद रह गया, लेकिन उन्होंने 2 और 3 तारीख को पणजी में सत्संग किया, यह बात तुमको कैसे याद रह गई? कंडक्टर कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं था। मीरा कहती है कि मतलब? कंडक्टर कहता है कि यह बात विजय ने ही मुझे बताई। फिर मीरा कहती है कि लेकिन 25 दिन पहले की बात तुमको कैसे याद है? फिर कंडक्टर कहता है कि यह बात विजय ने मुझे तब बताई जब वह मुझसे दोबारा मिला 3-4 दिन पहले। अब मीरा को समझ में आ चुका था कि क्या खेल चल रहा है। विजय उन सभी लोगों से दोबारा मिला जिनसे वह 4 तारीख को पणजी जाते समय मिला था और उनको दोबारा से उस दिन की बातें याद दिलाई कि वह 2 और 3 तारीख को पणजी गया था। तभी स्वामी चिन्मयानंद का फ़ोन आता है। वह कहते हैं कि मेरे भक्तगण मेरे सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, मगर 2 और 3 तारीख के सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग की बुकिंग विजय सारगांवकर के नाम से नहीं है। अब मीरा के पास एक ही रास्ता बचा था। 3 तारीख को जब विजय घर आ रहा था तो उसने एटीएम से पैसे निकाले थे, तो इसका मतलब एटीएम के सीसीटीवी में उसकी फ़ोटो आई होगी। मीरा वीडियो मंगाती है और उसे चेक करती है और उसमें विजय पैसे निकालते हुए दिखाई देता है। अब तो बात साफ हो जाती है कि विजय 3 तारीख को पणजी में ही था। अब मीरा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह इसे कैसे सॉल्व करे। फिर मीरा को समझ में आता है कि विजय 3 तारीख को भी पणजी में ही था। हमें वही चीज़ें याद रह जाती हैं जो हमने देखी होती हैं। विजय 2 और 3 तारीख को पणजी नहीं गया था, वह 4 और 5 तारीख को पणजी गया था। विजय सबसे पहले कार लेकर 3 तारीख को पणजी गया, फिर कार को ले जाकर उसने तालाब में डुबा दिया। उसने रेस्टोरेंट से पाव भाजी पैक कराई, उसके बाद मूवी टिकट्स लिए और फिर एक सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा और उस फ़ोन में सिम लगाकर ऑल इंडिया परमिट के किसी ट्रक में फेंक दिया और शाम को 3 बजे का टाइम देखकर उसने एटीएम से पैसे निकाले और वापस चला गया। अगले दिन होजे को बताया कि हम सत्संग में जा रहे हैं। अगले दिन सुबह प्राइवेट बस लेकर विजय अपने परिवार के साथ पणजी चला गया। उस दिन उन्होंने अपना पूरा समय आश्रम में ही बिताया। वहीं से उन्हें डीवीडी के बारे में पता चला। विजय ने किसी जाली नाम से डीवीडी ले ली और फिर अगले दिन लॉज बुक किया और जब लॉज का मालिक नंदिनी को रूम दिखा रहा था तभी विजय ने रजिस्टर में अपना नाम लिख दिया और उस दिन के लिए किसी दूसरे नाम से कमरा बुक कर लिया। उन्होंने उसी रेस्टोरेंट से पाव भाजी मंगाई जहां से उसने 3 तारीख को पाव भाजी पार्सल कराई थी और रेस्टोरेंट के मालिक से दोस्ती कर ली। उन्होंने मूवी थिएटर और घर आते समय कंडक्टर से भी जान पहचान बना ली। विजय 4-5 दिन बाद दोबारा पणजी गया और उन्हीं लोगों से वह दोबारा मिला जिनसे वह 4 और 5 तारीख को मिला था और उनको बताया कि हम 2 और 3 तारीख को पणजी आए थे सत्संग के लिए, तब आपसे मिले थे। अब वे लोग विजय से तो मिले ही थे, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि वह किस तारीख को मिले थे। विजय ने 2 और 3 तारीख की बात उनके दिमाग में डाल दी, इसलिए वह बयान में 2 और 3 तारीख की बात कर रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि वह झूठ बोल रहे हैं। अब मीरा को सारी बातें समझ में आ चुकी होती हैं, लेकिन उनके पास अब भी कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि वह अपनी बात को प्रूफ कर सके और कोई सबूत न होने पर कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत होता है। वह अगली सुबह विजय की फैमिली को उठा लेते हैं। विजय अपने साले को कहा होता है कि जैसे ही हमें पुलिस उठाए तुम मीडिया बुला देना। मीरा कहती है कि तुम्हारे प्लान का पता चल चुका है तो तुम सब कुछ कन्फेस कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन विजय अपनी बात पर अड़ा रहता है। गातोंडे विजय को खूब पीटता है, नंदिनी को भी पीटता है, अंजू को भी मारता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। तभी सैम का दोस्त आता है। उससे पूछताछ करने पर वह अंजू की वीडियो वाली बात बताता है। फिर नंदिनी, विजय और अंजू तीनों को बाहर निकालकर गातुंडे अनु से पूछता है, उसे थप्पड़ भी मारता है, जिससे अनु सैम की बॉडी को कहां पर गाड़ा गया है वह बता देती है। अब विजय के गार्डन में खुदाई हो रही होती है। चारों तरफ मीडिया और पब्लिक बिल्कुल भीड़ लगाए रहती है। गड्ढा खोदने पर उसमें से एक लाश निकलती है, लेकिन यह लाश किसी कुत्ते की होती है। विजय मीडिया पब्लिक से कहता है कि इस गातुंडे ने हमें बहुत पीटा, मेरी बेटी को भी इसने मारा, अनु पर हाथ उठाया, हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। गातुंडे फिर अजय को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ की पब्लिक गातुंडे को खूब पीटती है। उसके बाद यह खबर मीडिया में पहुँच जाती है। इसके बाद गातुंडे को सस्पेंड कर दिया जाता है और मीरा देशमुख इस्तीफा दे देती है और कोर्ट का ऑर्डर होता है कि अगर उन्हें विजय से बात करनी है तो उन्हें पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। विजय की पत्नी नंदिनी विजय से पूछती है कि तुमने वह लाश
कब वहाँ से हटाई। विजय बताता है कि जब मैं पणजी से वापस लौटा उसी रात को। फिर नंदिनी कहती है कि लेकिन तुमने लाश को कहाँ दफनाया, इसे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, यह राज मेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। फिर सैम के माता पिता मीरा और महेश विजय से मिलने आते हैं। वह केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या सैम वापस आएगा या नहीं, क्या हम उसके वापस आने की आस रख सकते हैं या नहीं। विजय डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं बता सकता, तो वह एक कहानी के थ्रू बताता है कि हमारे खुशहाल ज़िंदगी में कोई अजनबी आया, वह हमारी दुनिया तबाह करना चाहता था और फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है और हम उस मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वह कभी नहीं आएगा। मीरा और उसके पति को पता चल जाता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर दिखाया जाता है कि विजय पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए आया होता है। वहाँ का इंस्पेक्टर कहता है कि मैं 2-3 साल यहीं पर हूँ, मैं तो लाश को ढूंढ के रहूँगा और जिस दिन मैंने लाश ढूंढ ली उस दिन तो सीधा जेल में। विजय कहता है कि नहीं सर, मैं तो पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वह हमारी सेवा के लिए बने हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तब दिखाया जाता है जब पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तभी विजय लाश को अपने गार्डन से निकालकर पुलिस स्टेशन में खोदकर दफन कर देता है और अब पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बन चुका है। विजय को भी पता था कि पुलिस वाले हर जगह लाश ढूंढेंगे मगर वह कभी पुलिस स्टेशन में नहीं ढूंढेंगे और यही मूवी का एंड हो जाता है।